सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और हमारी खास पेशकश चर्चा में आपका स्वागत है। चर्चा में बात होगी कोरोना संक्रमण के जाल में फंसे देश के मौजूदा हालात पर। चिंता का सबब यह है कि तमाम कवायदों के बाद भी भारत कोरोना संक्रमित देशों की सूची में रूस को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर आ गया है। एक ऐसा आंकड़ा जिस पर देश का कोई भी निवासी गौरवान्वित नहीं है। देश में संक्रमित मरीजों की संख्या 7 लाख को पार कर गई है, जबकि जानलेवा वायरस से अब तक 20,000 से ज्यादा लोगों की आज की तारीख में जान जा चुकी है। देश ने वायरस से बचने लॉकडाउन भी देखा और उसके दुष्परिणाम भी झेले, लेकिन संक्रमण नहीं रुका। सरकारों की प्राथमिकता पहले कोरोना को हराने की थी, लेकिन समय के साथ जान से ज्यादा जहान की चिंता बढ़ती चली गई। लोगों को समझाया गया कि कोरोना के साथ जीना सीखना होगा, लेकिन इससे इतर जो लोग इस महामारी का संक्रमण झेल रहे हैं और अपनों को खोने का दर्द जो झेल रहे हैं, उनकी पीड़ा से सरकारें अनजान है या अनजान बन रही है। क्वारंटाइन से लेकर टेस्टिंग तक सब कुछ अब औपचारिकता जैसा लगने लगा है। यानी यदि कोरोना से लड़ाई अब व्यक्तिगत हो चली है, जिसे अपनी जान की चिंता है, उसे ही टेस्ट और इलाज के लिए खुद गंभीर होना पड़ेगा। तो फिर सवाल यही है कि देश कोरोना से हारा या जीता। इसी अहम मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान इस चर्चा में हिस्सेदारी के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन चर्चा का सिलसिला शुरू करें उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। और हमारा आज का विचार सूत्र यह कहता है कि शास्त्रों में स्वास्थ्य को सबसे बड़ा धन माना गया है। धन का नुकसान होने पर उसको फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन स्वास्थ्य खराब हो जाने पर उसे पूरी तरह नियंत्रण में लाना बहुत कठिन हो जाता है। आचार्य चाणक्य ने जो ये सूक्ति दी थी, हम ऐसा मानते हैं कि जब लॉकडाउन घोषित हुआ था, शायद सरकार का नजरिया यही था कि जहान की चिंता बाद में कर लेंगे, पहले जान की चिंता करें। पर जहान कुछ इस कदर दांव पर लगा कि जान की चिंता छोड़ अब मानो पूरा देश जहान की चिंता में ही लगा है। जिस देश में 10, 20, 50, 100 मरीज होने पर बेचैनी फैल रही थी, वहां आंकड़े अब हजारों में हैं। पहले 1000 प्रतिदिन केसेस आ रहे थे और आज पिछले 3 दिन 4 दिन से हालात ये हैं 25,000 केस प्रतिदिन अब हिंदुस्तान में दर्ज हो रहे हैं कोरोना संक्रमित के। लेकिन लोग बेपरवाह हैं, सरकारें भी कहीं ना कहीं निश्चिंता का शिकार है। ऐसा क्या उपलब्धि इस देश ने हासिल कर ली है कि जिस कोरोना को लेकर हर चीज रोक दी गई थी, आज हर चीज खोल दी जा रही है। पहले अनलॉक 1 हुआ, फिर अब अनलॉक 2 है। कहीं कोई चीज रुकने को तैयार नहीं है। क्या ऐसा बदल गया? क्या हमने इलाज खोज लिया? क्या हमारी व्यवस्थाएं इतनी ठीक हो गई, या जान के संदर्भ में हमारी चिंताएं बिल्कुल ही चली गई? इसी अहम मसले पर हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि दुनिया के तमाम देशों के मुकाबले जो यह पीठ थपथपाई जा रही थी कि सबसे बेहतर तरीके से हम लड़ रहे हैं, क्या हुआ उस पीठ थपथपाने का? समझना चाहते हैं, क्योंकि वो दुनिया के वो तमाम देशों में संक्रमण की रफ्तार रुक गई है, कम हो गई है। पर हिंदुस्तान में जब से यह संक्रमण का सिलसिला शुरू हुआ है, तारीख बदलने के साथ संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ती गई है। पहले 5 केस 10 केस रोज आते थे, फिर 100-200 आने चालू हुए, फिर 1000-2000 होने चालू हुए, और पिछले दिनों में 10,000 से 20,000 और 20,000 से 25,000 प्रतिदिन। कहां जा रहे हैं हम? क्या करना चाह रहे हैं? समझना चाहेंगे। 5 खास मेहमान इस चर्चा में हिस्सेदारी के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं टीएस सिंहदेव जी। टीएस सिंहदेव जी यूं तो छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री हैं, लेकिन उनका जो एक्सपोजर है, जो समझ है, जो बूझ है, वो न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। समझना चाहेंगे कि दुनिया के मुकाबले देश में क्या कुछ ऐसा हो रहा है जिसके कारण आंकड़े इतने बिगड़ रहे हैं। हमारे साथ में धर्मलाल कौशिक है। कहने को वो नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तेज तर्रार आवाज है। इतनी तेज आवाज कि अपने बयानों से जब तब राज्य सरकार को घेरते रहते हैं। सुनेंगे उनकी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर क्या कुछ कर रही है और सरकार कर रही है, जिसके कारण ऐसे आंकड़ों से हमें 2-4 होना पड़ रहा है। हमारे साथ में प्रोफेसर आनंद शुक्ला जी हैं। आनंद शुक्ला जी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत ही गौरवशाली है। वो चेयरमैन एंड सीईओ हैं वर्तमान में SLARC रिसर्च सेंटर के, पूर्व प्रोफेसर है मेडिसिन एम्स के, पूर्व प्रोफेसर है फिजिक्स आइसलैंड सिम्स के, पूर्व रजिस्ट्रार है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के। विषय विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ में है। मामले पर लगातार निगाह रख रहे अभिमन्यु शितोले, मुंबई नवभारत टाइम्स के समाचार संपादक है, वह भी हमारे साथ में है। और थोड़ी देर में हमारे साथ में गोपाल शेट्टी जी भी जुड़ेंगे, जो नॉर्थ मुंबई के भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। मुंबई जो सबसे ज्यादा संक्रमित शहर था, अभी अभी दिल्ली ने उससे यह गौरव छीन लिया है। तो गोपाल शेट्टी जी भी समझेंगे कहां चूक गए हम। बहरहाल चर्चा की शुरुआत धर्मलाल कौशिक जी से करते हैं, लेकिन उस चर्चा को शुरू करें उससे पहले नरेंद्र मोदी जी का एक बयान और उसके प्रतिपक्ष में राहुल गांधी का बयान, ये 2 बयान आपको सुनवाते हैं। सुनिए क्या कहा था नरेंद्र मोदी जी ने और क्या बोल रहे हैं राहुल गांधी।
भारत का युद्ध 18 दिन में जीता गया था। कोरोना के खिलाफ जो युद्ध पूरा देश लड़ रहा है, उसमें 21 दिन लगने वाले हैं। हमारा प्रयास है इसे 21 दिन में जीत लिया जाए। राहुल गांधी आज इस बयान का ये हवाला दे रहे हैं कि क्या हुआ 21 दिन का। धर्मलाल कौशिक जी हमारे साथ हैं। धर्म जी, आपके प्रिय नेता हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 21 दिन में जीत जाएंगे, कुछ कहेंगे आप? पूरे विश्व में कोरोना का वैश्विक महामारी का प्रकोप हम देख रहे हैं और हम झेल रहे हैं जी। लगातार वृद्धि हो रही है, मौतों की संख्या बढ़ रही है, आंकड़े बढ़ते जा रही है। आपने जो कहा है गलत नहीं कहा है, बिल्कुल ठीक बात को रखे हैं। उस तारतम्य में भारत भी लगातार वृद्धि हो रही है और लगातार वृद्धि होने के पीछे कि आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 21 दिन में मात दे देंगे, जिस प्रकार से शुरुआती दौर पर लोगों के मन में एक कोरोना को लेकर के भय व्याप्त थे, लोग अनुशासन में थे, दूरियां बना करके चलते थे, मास्क लगाते थे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने में कहीं न कहीं व्यक्तिगत सामने उभर करके आए जी। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के द्वारा समय समय पर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से बातचीत किए और बातचीत करने के बाद में उन सरकारों से एडवाइस भी लिए जी। एडवाइस लेने के बाद में प्रधानमंत्री जी के द्वारा एडवाइजरी जारी किया गया और अंततः यह हुआ कि सभी मुख्यमंत्रियों ने लगभग इस बात को स्वीकार किया और उन्होंने आग्रह किया कि साहब हमको ज्यादा अधिकार चाहिए, हम ज्यादा अधिकार के साथ में कोरोना के साथ में हम लड़ाई लड़ेंगे, आर्थिक स्थिति को भी हम संभालेंगे, उद्योग धंधे भी चलाएंगे और इसी आधार पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने एडवाइजरी जारी किया। आज निश्चित रूप से संख्या बढ़ रही है और संख्या बढ़ रही है तो यह कहना कि भारत ने मात दे, क्या मैं पूछना चाहता हूं इसके लिए अकेले नरेंद्र मोदी जी दोषी है? क्या उनका केवल दायित्व है कि इस कोरोना को मात देने का? इस हिंदुस्तान में जो रहने वाले लोग हैं क्या उनकी जवाबदारी नहीं है? और जिस बात को लोगों ने कहा कि हमको ज्यादा अधिकार चाहिए, आज यदि उसके प्रदेशों में संख्या में वृद्धि हो रही है तो क्या उनके लिए चिंता का विषय नहीं है? यदि केवल प्रधानमंत्री जी के ऊपर हम थोपना चाहेंगे, हम सबको मालूम है कि कोरोना की लड़ाई एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, एक देश की लड़ाई नहीं है, एक प्रदेश की लड़ाई नहीं है और इस वैश्विक महामारी में सबकी भूमिका है, चाहे वो डॉक्टर की हो, समाज में काम करने वाले लोग हो, परिवार हो, सरकार हो। और इसलिए कहीं न कहीं मैं ये कह सकता हूं कि जिस प्रकार से एडवाइजरी के लोगों ने एडवाइज किया, एडवाइजरी जारी की गई, आज इस बात की आवश्यकता है कि जब कोरोना लगातार बढ़ते जा रही है तो पूर्व में जब अपने दायित्वों का हम लोगों ने निर्वहन किया है, आज आप बाजार में चले जाइए, आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि कोरोना है। जिस प्रकार से आप भीड़ को देखेंगे, जिस प्रकार से संख्या को देखेंगे, आप कहीं भी चले जाइए, आप जब टीवी देखेंगे तो आपको लगता है कोरोना है, जब समाचार पत्र पढ़ेंगे तो लगता है कोरोना है। लोगों के मन से यह भय दूर हुआ है और मुझे लगता है यह भय जो दूर हुआ है उसका भी एक परिणाम है। आज हम सबको इसके ऊपर विचार करने की आवश्यकता है और तमाम जो गाइडलाइन जारी हुए हैं, निर्देश जारी हुए हैं, उसका पालन करने की आवश्यकता है। तभी शायद हम लोग कोरोना को मात दे पाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से बाजारों में और बाकी जगह जाकर के आप देखेंगे जो जिस प्रकार से चल रही है, तो निश्चित रूप से उसको रोक पाने में अभी मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी नियंत्रित हो, बल्कि आगे और लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। सिंहदेव साहब, मेरे 2-3 सवाल हैं, फिर मैं सिंहदेव साहब के पास चलूंगा। आपने कहा कि जिम्मेदारी क्या केवल प्रधानमंत्री की है, बाकी लोगों के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपसे जानना चाहता हूं, इससे पहले कई बार आप टीवी चैनल पर आए और आपके पार्टी के तमाम नेता आए,
उस समय ये बताते थे कि अगर देश में कोरोना रुका हुआ है तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी के फैसलों के कारण रुका हुआ है। जब कुछ ठीक था तो वो नरेंद्र मोदी थे। अब सवाल है तो नरेंद्र मोदी को छोड़कर बाकी सबके जिम्मेदारियों पे बात होनी चाहिए। एक दूसरा, आपसे जानना चाहता हूं कि जब 1000, 500, 2000 केसेस थे, पूरे देश को आपने बंद करा दिया और उस समय पर पूरे देश को अपने हाल पर छोड़ दिया। जब रोज 5000, 10,000 केस आ रहे थे, कौन घबरा गया लड़ने से? इसका उत्तर देश जानना चाहता है। दो, और तीसरा आपसे जानने का विषय यह कि आपने कहा कि मुख्यमंत्रियों ने कहा कि हमें अधिकार चाहिए, सब लोगों से परामर्श किया। जब 22 मार्च को लॉकडाउन का फैसला लिया था, उससे पहले अभी तक कहीं आया नहीं। सिंहदेव साहब हैं, वो ही बताएंगे कि कोई परामर्श राष्ट्रीय स्तर पर हुआ था कि हम लॉकडाउन लगा रहे हैं, ऐसा कहीं पता नहीं चला। और जितना मजबूत नेता हम नरेंद्र मोदी को जानते हैं, वह तो दुनिया के किसी दबाव में नहीं आते, आपकी पार्टी के नेताओं के दबाव में नहीं आते। ये कौन से मुख्यमंत्री हैं जो हमारे देश के प्रधानमंत्री को दबाव में लाके फैसला करा दिए? 3 सवाल आपसे, उत्तर की अपेक्षा। जी धर्म जी। जी, दबाव की बात नहीं है जी। संघीय ढांचा है, संघीय व्यवस्था है जी। संघीय व्यवस्था के अंतर्गत बात की जाती है, परामर्श ली जाती है जी। और परामर्श लेने के बाद में जो परामर्श हुआ जी। उसके अनुसार से प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया। जी। उसमें यदि हम ये कहें कि प्रधानमंत्री जी डरने वाले नहीं है तो क्यों डरे? मुझे लगता है कि संघीय व्यवस्था में इस प्रकार की यदि हम बात सोचेंगे तो मुझे लगता है कि उचित नहीं है। तो फिर प्रधानमंत्री जी बात क्यों किए मुख्यमंत्री से? अनेक राज्यों से परामर्श क्यों लिए उन्होंने? इसका मतलब है कि संघीय व्यवस्था में हमको एक दूसरे के साथ बातचीत करनी पड़ेगी, जायजा लेनी पड़ेगी, परिस्थितियों के ऊपर विचार करना पड़ेगा। और जो परिस्थितियों के ऊपर में जो राय ली गई, जो एडवाइजरी आई है, मैंने कहा मैं फिर रोकता हूं धर्म जी, बीच में रोक रहा हूं, माफी चाहूंगा आपको, लेकिन मेरा सवाल है, जब लॉकडाउन लगाया गया किसी से बात नहीं की गई, संघीय ढांचा था तो लगाने से पहले बात क्यों नहीं हुई? और जब हालात हाथ से बाहर निकलने लगे तो आपने संघीय ढांचे को जिम्मेदार ठहरा दिया कि यह फैसला संघीय ढांचे के अंतर्गत है। लॉकडाउन का फैसला क्या लोगों से बात करके लिया गया था? देखिए, पहले बार जब जनता कर्फ्यू लगा उस समय किसी से बात करने का समय भी नहीं था कि बात करके उसका निर्णय लिया जाए जी। और इसलिए निर्णय लिया गया, उसका लाभ भी हुआ। और आने वाले समय में भी जब 21 दिन का था, आप निकालिए उसको जी, प्रतिशत आप निकाल लिए कि उस समय कितना बढ़ा जी। फर्स्ट लॉकडाउन तक के हमारी परसेंटेज क्या रही है, जी। सेकंड लॉकडाउन तक हमारे परसेंटेज क्या रही है जी। और इसके बाद जो बातचीत करते गए उसमें जो एडवाइस आया उसके बाद में परसेंटेज अभी कितना बढ़ा है। इसलिए मैंने कहा है कि जब मोदी जी स्वतंत्र होकर के निर्णय लिए उस समय का परसेंटेज आप निकाल लीजिए जी। और आज का परसेंटेज आप निकालिए। जो बातचीत करने के बाद में उन्होंने जो एडवाइस लिया और एडवाइजरी जारी किया है, अभी का जो परसेंटेज है, जो वृद्धि दर है, वो दोनों को निकालेंगे तो स्पष्ट हो जाएगी कि पहले कितना कंट्रोल हुआ, बाद में विस्तार कितना हुआ है। इसलिए मैं ये नहीं, जो आपने सवाल उठाया मैं उसे लेके सिंहदेव साहब के पास में आता हूं। सिंहदेव साहब, बर्बाद कर दिया आप लोगों ने देश को। संघीय ढांचे की व्यवस्था के अंतर्गत पहले नरेंद्र मोदी जब खुद फैसले ले रहे थे, देश सुरक्षित था, हालात नियंत्रित थे। जब से ये मुख्यमंत्रियों के चक्कर में पड़े, सब कुछ तबाह हो गया। आप लोगों ने ऐसे फैसले करा दिए, आप लोगों से आशय है क्योंकि मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में आप भी शामिल रहते थे, और सब कुछ हमारे हाथ से निकल गया। और जो आंकड़े आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि आपने किस कदर बर्बाद किया है। सहमत है इस बात से? हिमांशु जी प्रणाम, और सभी पैनलिस्ट को भी प्रणाम, दर्शकों को प्रणाम जी। अब मैं कैसे इस बात से सहमत हो सकता हूं कि अपने प्रधानमंत्री के बचाव में हमारे नेता प्रतिपक्ष जी आदरणीय धर्मलाल जी अगर ऐसी बात कहेंगे, बात देश के परिप्रेक्ष्य में होनी चाहिए, निष्पक्ष परिप्रेक्ष्य में होनी चाहिए, पूरी व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए होनी चाहिए और उसमें जहां भी कहीं कमी आई हो उसकी बात होनी चाहिए। व्यवस्था की बात अगर है तो आपने जिस बात को कहा, निश्चित रूप से जब मध्य प्रदेश में एक राजनीतिक स्थितियों के हालात बने थे, चीन के अमेरिका के प्रधानमंत्री उनके आने का हो रहा था, ये समय था जब अंतर्राष्ट्रीय
पटल पे अंतर्राष्ट्रीय मंच में कोरोना तेजी से फैल रहा था। जी। हमने उस समय ना तो लोगों के आने की रोक टोक की व्यवस्था की, ना उनके चेकिंग की वैसी व्यवस्था की। नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं पूरे व्यवस्था की बात कर रहा हूं, देश की व्यवस्था की बात कर रहा हूं। ना हमारे पास टेस्टिंग के फैसिलिटीज थे। अगर दिसंबर में 2019 के दिसंबर में या उसके पहले से कोरोना की बात चीन में होने लगी थी और लोग कह रहे थे कि ये वैश्विक महामारी बनेगी, तो हमारे देश में अकेला एकमात्र पुणे में एनआईवी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का लैब था, मात्र एक लैब था, आज 1000 से ज्यादा है। तो हमारी तैयारी नहीं थी। सच्चाई ये है कि हमारी तैयारी नहीं थी और जिस तर्ज पे हमको तैयारी करनी थी हमने नहीं की। पहले लॉकआउट के पहले जो हमको विकल्प देना था लोगों को आने जाने के लिए, घर जाना चाहे तो देख लीजिए, लॉकआउट की बात हो रही है, आप जो जहां है जाना चाहे तो ये बात सामने रख लीजिए। ये आसानी से ये विकल्प दिए जा सकते थे, ये विकल्प नहीं आया। 24 मार्च को जो पहला लॉकडाउन आया, ये स्ट्रेटेजिक मैं बात कर रहा हूं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। पूरा देश कोरोना की लड़ाई में था, इसके तैयारी में था। पहले लॉकडाउन के बाद जब दूसरा लॉकडाउन की बात आई, 21 दिन हुए 24 मार्च के बाद, 3 हफ्ते के बाद जब दूसरा लॉकडाउन आया, जिसकी संभावना पहले से ही बनी हुई थी। जो लोग इसके जानकार हैं वो इसको जान रहे थे कि केवल 3 हफ्ते का लॉकडाउन नहीं होगा, जो विकल्प हैं उसमें और लॉकडाउन होंगे। तो श्रमिक ट्रेनों की शुरुआत और लोगों के वापस जाने की व्यवस्था कम से कम लेट से लेट हमको पहले लॉकडाउन के बाद जो चालू करवा देनी थी, वहां हमसे चूक हुई। हमने कम से कम 25-30 दिन और लोगों को संक्रमित शहरी क्षेत्रों में रहने दिया और उसके बाद में हमने उनके जाने की व्यवस्था चालू की। ये गलतियां, स्ट्रेटेजिक गलतियां देश में व्यवस्था के बतौर हुई और ये देश देख रहा है, कहीं इसमें कोई ऐसी छुपी हुई बात नहीं है, ये गलतियां हुई। मैं जिन मीटिंगों में उपस्थित रहता था, मुख्यमंत्रियों को केवल अपनी बात कहने की बात होती थी, कहीं कोई स्ट्रेटेजिक प्लानिंग नहीं होती थी। क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लॉकडाउन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और ये जो सारे निर्णय हैं, किसी राज्य को ऐसी छूट नहीं थी, न आज है कि वो जैसा चाहे कर दे। नेशनल लेवल पे जो पॉलिसी बनती है राष्ट्रीय आपदा नियंत्रण कानून के तहत में, उससे शिथिल आप कुछ भी नहीं कर सकते। उससे और कड़ाई करनी है तो आप कड़ाई कर सकते हैं। और अंत में जो ये बात आके लॉकडाउन चालू हुआ, लॉकडाउन के बाहर आने की क्रिया जो चालू हुई, उस बैठक में भी कई राज्यों ने कहा कि लॉकडाउन बंद नहीं होना चाहिए, खत्म नहीं करना चाहिए, लॉकडाउन और एक्सटेंड करना चाहिए। कईयों ने तो लागू भी कर दिया क्योंकि कड़ाई करने की व्यवस्थाएं थी। बात राज्यों ने इतनी रखी थी, जिसको केंद्र ने भी माना, कि अगर आपको जोनिंग करनी है तो जोनिंग करने की व्यवस्था आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। जोनिंग दिल्ली से मत करिए, नहीं तो कहीं रेड जोन आपने घोषित कर दिया, वहां एक भी केस नहीं है, कहीं पर दूसरी बात हो गई, वहां पर दूसरी परिस्थिति है। तो एक बात जो मुख्यमंत्रियों की सलाह से मुख्य रूप से आई थी, वो केवल जोनिंग की थी। व्यवस्था की कोई कमी या कोई शिथिलता केंद्र सरकार ने राज्यों के चलते की हो, मैं नहीं समझता। बल्कि कई राज्य ये कह रहे थे कि हवाई जहाज अभी चालू मत करिए, अंतरराज्यीय परिवहन चालू मत करिए, ट्रेनों को चालू मत करिए। लेकिन केंद्र सरकार ने अपने विवेक से और जो भी उनके पास फीडबैक आया होगा, हवाई जहाज भी चालू किए और ट्रेन भी चालू किए। स्पेशल फ्लाइट्स एक अलग बात है, स्पेशल ट्रेन एक अलग बात है, लेकिन नियमित पैसेंजर्स को जो आपने चालू किया और लोगों की जो बड़े पैमाने पे वापसी हुई, छत्तीसगढ़ 1.25 लाख की, 2.5 लाख की, 3 लाख की, 4 लाख की बात करता था, आज 7 लाख से ज्यादा लोगों के छत्तीसगढ़ में आने की बात है। अप्रवासी जो हमारे मजदूर हैं जिनको आना है, 7 लाख से ज्यादा लोग आज के दिन को अगर आप देखेंगे 24 मार्च के बाद, तो 70-80 दिन के बाद जो लोग संक्रमित क्षेत्रों से वापस आ रहे हैं, वो संक्रमण के लक्षणों को लेके अपने राज्यों में पहुंच रहे हैं और संक्रमण की संख्या आपको बढ़ते हुए दिख रही है। इसमें क्लियरली हमको इस बात को समझना होगा कि हो क्या रहा है। स्पष्ट तौर पे ये हो रहा है कि देश में एक भी कोरोना का व्यक्ति नहीं था, ये सारे बाहर से आए और ये बाहर वाला सिलसिला चलता गया। पहले विदेश से आए, फिर शहरों से आए,
फिर अन्य जगहों से आए, संक्रमण लेके आए, कोई कोटा से आया, कोई निजामुद्दीन से आया, और अब हमारे मजदूर जब बड़ी संख्या में आ रहे हैं और साथ साथ जब आप टेस्टिंग ज्यादा कर रहे हैं, जी आज जितनी आप टेस्टिंग कर रहे हैं, उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ में अगर 3 से 4 हजार के बीच में है, आपका लक्ष्य 10,000 या उससे ज्यादा भी हो सकता है। आज असम 20,000 टेस्ट पर डे कर रहा जी। है। राजस्थान जैसा राज्य 40,000 से ज्यादा टेस्ट पर डे कर रहा है। जैसे जैसे आपने टेस्टिंग बढ़ाई, वैसे वैसे साथ में संख्या भी बढ़ती चली गई। एक तरफ देरी हुई, लोगों को घर वापसी में देरी हुई, जी। संक्रमण बना। शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्रों में जहां संक्रमण तुलनात्मक बहुत कम था, वहीं पर शहरी क्षेत्रों से जब लोग आए और गांव में पहुंचे और गांव के क्वारंटीन सेंटर में पहुंचे, वहां से जिन परिस्थितियों में उनकी टेस्टिंग हो पाई, वो संख्या बढ़ती गई। और हिमांशु जी, मैं विनम्रता से लेकिन साफ गोई से ये कहना चाहूंगा कि जितनी टेस्टिंग आज के दिन आप बढ़ाइएगा, जी। आने वाले दिनों में चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो देश हो, संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ के दिखने वाली है। मेरा ये आपसे नहीं 2-3 सवाल हैं सिंहदेव साहब, और उस सवाल को करने से पहले कुछ भयावहता का अंदाजा दर्शकों को हो पाए वो बताना चाहता हूं। भारत में पहली मौत 12 मार्च को हुई थी और 10,000 का आंकड़ा पहुंचने में 80 दिन लगे थे। 16 जून को 10,000वें व्यक्ति की मौत हुई थी। आज 6 जुलाई है, मौत की संख्या 20,000 पहुंच गई। कुल 21 दिन लगे हमें अगले 10,000 तक पहुंचने में। यह मौत के संदर्भ में आंकड़ा है जिसे हमें समझने की जरूरत है। अमेरिका, जिसमें 50,000 55,000 केसेस पर डे आ रहे हैं वर्तमान में, वहां पर 6.1% था मौत का आंकड़ा, वहां पर घटकर वह 1% रह गया है। 28 जून भारत में 415 मौतें हुई, वहीं अमेरिका में 285। 29 जून 506 मौतें हुई हिंदुस्तान में, 366 मौतें हुई अमेरिका में। 4 जुलाई 449 मौतें हुई भारत में और 254 मौतें हुई अमेरिका में। आंकड़े बता रहे हैं कि पूरी दुनिया में कोरोना से संक्रमण के मामले में या तो संक्रमण घट रहा है, मौतों की आंकड़े घट रहे हैं। ये चाहते हैं आपके माध्यम से, आप तो पूरी दुनिया पर निगाह रख रहे हैं, कहां चूक रहे हैं हम? क्यों बाकी दुनिया में इटली की बात करते थे, स्पेन की बात करते थे, सब जगह घट गया, पर हिंदुस्तान में रफ्तार लगातार बढ़ रही है, क्यों? हिमांशु जी, हम लोग इन सारे देशों के पीछे चल रहे हैं जी। चाइना से चालू करिए, और चाइना से यूरोप, यूरोप से ब्रिटेन, ब्रिटेन से अमेरिका, और यहां से जब लोग वापस आना चालू हुए हिंदुस्तान में, जी। चाइना से बहुत कम लोग हिंदुस्तान में पहले आए होंगे। ये सारे लोग पहले अन्य देशों में पहुंचे, वहां पर संक्रमण फैला, हमारे नागरिकों तक भी संक्रमण पहुंचा, और हमारे नागरिक संक्रमित होके यूरोप, अमेरिका, इटली, फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड इत्यादि, अमेरिका, ये सारे संक्रमण की रफ्तार पकड़ लेने के बाद हमारे नागरिक वहां से आए, तो हम संक्रमण की स्थिति में उनसे पीछे चल रहे हैं। जी। संक्रमित व्यक्ति हमारे देश में पहला आया, 100वां आया, 1000वां आया, 10,000वां आया, और उनसे संक्रमण ये देश में हमारे फैलना चालू हुआ। यूरोप और अमेरिका के बाद वहां जब संक्रमण फैला, तब इसको पलायन कहें या घर वापसी कहें, हमारे देश में पहुंचा। अन्य जो आंकड़ों की बात आप कर रहे हैं, आपने बताया, ये जो प्रतिशत आंकड़े हमको दिख रहे हैं, एक आप प्रतिशत को भी जरूर देखें, एक संख्या को भी देखें। अमेरिका में अगर मृत्यु की प्रतिशत घट रही है, तो उसका एक कारण ये भी निश्चित रूप से होगा कि टेस्टिंग कहीं ज्यादा हो रही है। जी। 1000 लोग मरेंगे 1 लाख लोग में से, 1000 लोग मरेंगे 10 लाख लोगों में से जो टेस्ट हुए। तो जब 1 लाख लोग टेस्ट होते हैं और उसमें 1000 लोगों की मृत्यु दिख रही है, और जब 10 लाख लोगों का टेस्ट हो जाएगा और उसमें 1000 लोगों की मृत्यु दिखेगी, तो ऑटोमेटिकली मृत्यु दर कम दिखेगा। तो अमेरिका में आज 1.25 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। वो बड़े संक्रमण के दौर से आगे हो सकता है निकल गए हों, जिसमें संक्रमण अभी थमा हो ऐसी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने जांच करके हो सकता है कि लोगों को सेग्रीगेट कर लिया, आइसोलेट कर लिया, क्वारंटीन कर लिया, और उनके टेस्टिंग की तुलना में जो आंकड़े आ रहे हैं वो कम है। आप देखिएगा कि कुछ दिन बाद देश में भी, ये नहीं कि संख्या मृत्यु की या प्रभावित लोगों की कम होगी, ये कई गुना ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि जहां हम टेस्टिंग कर रहे थे 100 लोगों की या 200 लोगों की प्रति लाख, आज देश में टेस्टिंग हो रही है 7,000 लोग प्रति 10 लाख। जी। तो ये टेस्टिंग और बढ़ा के जब हम ले जाएंगे, तो संक्रमित लोगों की भी संख्या बढ़ेगी, मृत्यु की भी संख्या बढ़ेगी,
लेकिन जैसे जैसे टेस्टिंग की मात्रा बढ़ेगी मृत्यु दर आपको घटता दिखेगा। तो जी। चिंता की दो बातें, एक ज्यादा संक्रमण और दूसरा मृत्यु की संख्या। जी। मृत्यु दर घटेगा, टेस्टिंग जैसे बढ़ेगी, जी। मृत्यु की संख्या बढ़ेगी। ये आपका कहना है, मैं आपका दोबारा आऊंगा, लेकिन मैं प्रोफेसर आनंद शुक्ला जी के पास में चलता हूं। आनंद शुक्ला साहब से समझने के मेरे पास 2-3 बिंदु हैं। सबसे पहले तो आनंद शुक्ला साहब ये जानना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि अब हिंदुस्तान में कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है? जिस तरीके से बड़ी संख्या में मरीज मिल रहे हैं, लोग संक्रमित हो रहे हैं, ऐसे लोग भी हो रहे हैं जिनका कोई ट्रेवलिंग के संदर्भ में हिस्ट्री नहीं है, लोग अपने शहर से भी बाहर नहीं निकले तो भी संक्रमित हो रहे हैं। सरकारें किसी स्तर पर अभी तक हामी नहीं भर रही हैं, यहां इस शहर में कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है, पर आंकड़े बता रहे हैं कि स्थितियां कितनी भयावह हैं। दूसरा आपसे जानना है बतौर विशेषज्ञ कि हमारे तौर तरीके में कहां खामी रह रही है। सिंघदेव साहब ने भी मुझे उसका जवाब नहीं दिया। मेरा जानने का विषय है कि जहां पर भी इतनी तेज गति से रफ्तार बढ़ रही थी, वहां पर अब मरीज मिलने की रफ्तार घट गई है, मरीज कम मिल रहे हैं, टेस्ट ज्यादा हो रहे हैं, पर हिंदुस्तान में जिस अनुपात में टेस्ट बढ़े हैं उससे कहीं ज्यादा अनुपात में केसेस बढ़ रहे हैं, संख्या बढ़ रही है। रोशनी डालेंगे आप? चीजें हैं। हेलो जी। बहुत जरूरी है जो हमारे आंकड़े स्टैट्स में जो गड़बड़ियां हुई हैं। जी। बेसिकली मैं से बोल रहा हूँ जी। तो दिल्ली में अपने चीफ मिनिस्टर ने कुछ नहीं किया जी। और उसके कारण जो है बड़ी सी समस्याएं यहाँ पे पैदा हो गई। जी। तीसरी चीज, हमारे पास किट्स इतना नहीं था जिससे कि हम उस समय सेग्रीगेट कर सकें, आइसोलेट करें, क्वारंटाइन करें या ट्रीट करें। जी। तीसरे बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं कि डेंसिटी, हाई डेंसिटी यहाँ पॉपुलेशन है दिल्ली में, इसलिए यहाँ पे धीरे धीरे स्प्रेड हो गया। जी। अच्छा, एक और भी बहुत आपको बात बता दूं कि अमेरिका का जो स्टैट्स है उस समय अगर किया गया होता तो हो सकता है हमारे यहाँ 90% से ज्यादा पॉपुलेशन इन्फेक्टेड दिखाई दे सकता। जी। अब उतना कि लोग फाइट करके निकल चुके हैं और रेजिडुअल इन्फेक्शन का एंटीजन का एंटीबॉडी बन चुका है, इसलिए हम लोग सेफ हैं। तीसरी पॉइंट पे जो बहुत गहराई से सोचने वाली बात है कि कोई भी व्यक्ति सेफ नहीं है, दोबारा भी कोरोना आ सकता है। 2008 में मैंने एक चैप्टर लिखा था कोरोना के बारे में कि बायोलॉजिकल वार के हिसाब से एक ऐसा वायरस आएंगे जो कि पूरी तबाही मचाएगा। वो आज नेट से हटा दिया गया है, लेकिन ये प्रिडिक्शन भी था, प्रिकॉशन भी था, हर चीज से था, जिसमें हम इसमें मोदी जी को बिल्कुल दोषित नहीं समझेंगे, क्योंकि हमारे हेल्थ मिनिस्टर भी हैं। मुख्यमंत्रियों ने क्या किया, मुख्यमंत्रियों की मीटिंग में हमने मोदी जी को ट्वीट करके भेजा कि इन लोगों को पावर डेलीगेट करिए कि अपना ये हाथ पे हाथ न रखे और इनको ये समझ में आना चाहिए कि हम स्टेट हम चला रहे हैं, और वहां के हेल्थ मिनिस्टर को भी पावर डेलीगेट करे। अब समस्या क्या हो गई कि जहाँ के भी अब बहुत पहले आप ही के टीवी के माध्यम से हमने बताया था कि क्वारंटाइन तुरंत स्टेब्लिश और इमरजेंसी में की जाए, और उन्होंने आपके टीवी के कारण ही क्वारंटाइन स्टेब्लिश हुआ और एयरपोर्ट पे चेकिंग जबरदस्त हुआ, फ्लाइट कैंसिल हुई, ट्रेन कैंसिल हुई। इसके लिए मैं हिमांशु जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। चौथी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो एक्सपर्ट आप लोग बुलाते हैं वो केवल थेरेपेटिक फिजिशियन होते हैं, जिनको उतना आइडिया नहीं होता, रिसर्च फिजिशियन नहीं होते। और हमारे एम्स में भी जो गुलेरिया साहब हैं, वहाँ पे भी बहुत से फार्माकोलॉजी, एपिडेमोलॉजी और कम्युनिटी मेडिसिन के हैं, आप लोग बुला के उनसे सहायता ले सकते हैं। चौथी चीज लीगल और पॉलिटिकल इशू था, सोशल छोड़ रहा हूं मैं थोड़ी देर के लिए। लीगल और पॉलिटिकल इशू में जो चेयरमैन WHO के थे वो खुद कंफ्यूज थे, जिसके लिए हमने बोला था कि WHO कोई साइंटिफिक कमेटी नहीं होती है, ये फेक और पॉलिटिकल होती है, इसमें साइंटिफिक एटीट्यूड भी नहीं होता, जो डिसाइड नहीं कर पाया था विश्व का भविष्य कि कहाँ क्वारंटाइन करे, कैसे करे, इस कोरोना का ट्रैक कैसे है और इसका फ्यूचर कैसे है और कैसे वर्क करेगा। जी डिसाइड जब तक WHO का नहीं हुआ, क्योंकि गाइडलाइन को ये लोग एज ए लीगल प्रोटेक्शन में लेते हैं थेरेपेटिक फिजिशियन। मैं थेरेपेटिक फिजिशियन इसलिए कर रहा हूँ कि कहीं भी रिसर्च नहीं हो रहा है,
कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में, आप अमेरिका ले लीजिए, जनरल डेथ 20% है, इंडिया ले लीजिए 18% हॉस्पिटल्स में डेथ है। और ये जो डेथ हो रही है, ये डेथ और डिजीजेज के कारण है, साथ में कोरोना आ जा रही है। कोरोना इसलिए आ रही है कि डेबिलिटेटेड कंडीशन है, बॉडी के टिश्यू नॉर्मल नहीं है, मेटाबॉलिज्म फास्ट नहीं कर सकते हैं, टेम्परेचर कंटिन्यूअस है क्योंकि टॉक्सिन्स उसके निकलते रहते हैं, एंटीवायरल कॉस्ट बहुत ज्यादा है जो अभी अब आई है, तो तथा वैक्सीन नहीं अभी अवेलेबल है। तो कहने का मतलब ये नया बच्चा पैदा हुआ है जो वायरस का, जो नोटोरियस निकल रहा है, जिसका कोई भी पालने में पांव नहीं देख पाया है। पहले नंबर, इसलिए इसमें मोदी जी कहीं भी गलत नहीं है, और जो उन्होंने डिसीजन लिया बहुत लिया, अच्छे से लिया। WHO का लीगल वार हुआ USA से, उन्होंने बंद किया, ट्रंप ने भी सही किया। अच्छा, अब ये प्रॉब्लम क्या है कि ये केवल आज ही नहीं हुआ, इसके पहले इन्फ्लुएंजा में 80 लाख से भी ज्यादा लोग मरे वहां पे अमेरिका में। हमारे यहाँ बहुत कम मरे, हमारे यहाँ इम्यूनिटी बहुत ज्यादा है, और इसी इम्यूनिटी हम लोग यहाँ पे स्ट्रांग है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ है कि हमारे चीफ मिनिस्टर का कोई योगदान नहीं रहा है। हमने रातों रात लॉकडाउन से एक दिन पहले 8 लाख से ज्यादा मजदूरों को यहाँ से हटाया, दिल्ली से हटाया। क्यों? क्योंकि हम लोग के पास प्रिवेंटिव मेडिसिन में हम लोग वर्क करते हैं, प्रिकॉशनरी मेडिसिन में करते हैं, एंड पैलिएटिव थेरेपी में वर्क करते हैं। मुझे लाशें दिख रही थी कि केवल दिल्ली लाशों से पटी हुई है, और यहाँ पे बदबू इतने ज्यादा हो जाएगा, जल्दी भगाओ। 8 लाख मजदूर यहाँ से हटा दिए गए। हमारे केजरीवाल साहब कुछ नहीं किए, चुपचाप बैठे रहे। खाने की दिक्कत, हर चीज की दिक्कतों से आज अब क्या हो रहा है कि संक्रमण जो बढ़ रहा है उससे कोई दिक्कत नहीं है, इम्यूनिटी डेवलप हो गई है कम्युनिटी में। बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं अनुज शुक्ला साहब कि अब संक्रमण अगर बढ़ रहा है तो उससे लेके परेशान होने की जरूरत नहीं है, इम्यूनिटी डेवलप हो गई है लोगों के बीच में। लेकिन मेरे साथ में विषय विशेषज्ञ के तौर पर तो थे आनंद शुक्ल जी, लेकिन मामले पर बारीक निगाह रखने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अभिमन्यु शितोले हैं। शितोले जी, आपसे समझना चाहता हूं कि देश ने जिस तरीके से कोरोना से निपटने की कोशिश की और आज मौजूदा स्थिति है, कितना सहमत असहमत हैं तौर तरीकों को लेकर, और क्या मान रहे हैं? बड़े नारे लगा रहे थे हम, गो कोरोना गो, हारेगा कोरोना, और अब 7 लाख पर पहुंच गए, रोज के 25,000 आ रहे हैं। कोई मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है कि हम खड़े कहां हैं। सबको उनके अपने हाल पर छोड़ दिया गया है। ना सरकार केंद्र की कुछ बोल रही है, ना राज्य की कुछ बोल रही है, सब केवल आंकड़े देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। क्या कहेंगे अभिमन्यु जी आप? हिमांशु जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत मैं करना चाहता हूं कि आपने इस मुद्दे को इस स्तर पर लाकर बहस के लिए खड़ा किया। जी। सवाल ये जो आपकी बेसिक थीम लाइन है कि जीते या हारे, जी, मैं यहाँ तमाम विद्वान लोग यहाँ बैठे हैं, मैं उससे पूछना चाहता हूं कि हम लड़े ही कब जो जीतने और हारने का सवाल आएगा। जी। हमने सिर्फ घोषित किया महामारी, हमने जो कानून है महामारी का वो लागू किया, बाकी तो हम एक राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं पूरे देश में। जी। जिस राज्य में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ी, वहां उस राज्य की सरकार को बदनाम करने की कोशिश शुरू हो गई। केंद्र जो संघीय ढांचे की बात कर रहे थे धर्मपाल जी, केंद्र का दायित्व था कि जिस राज्य में मरीजों की संख्या बढ़ रही है वहां संसाधन ज्यादा से ज्यादा लगाए जाएं, लेकिन उनको उनके हाल पे छोड़ दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमने इस कोरोना की लड़ाई को सिर्फ महामारी घोषित किया, महामारी माना नहीं। हम ताली थाली और दिए से हमने इसकी शुरुआत की। जो महत्वपूर्ण समय था इस लड़ाई को जीतने का, इससे संसाधन जुटाने का, उसको हमने खर्च कर दिया दूसरी चीजों में। आप अगर देखें कि शुरुआत से इस पूरे महामारी के संदर्भ में सिर्फ अंधेरे में लाठी भांजी गई। जी। दूसरे देशों ने लॉकडाउन किया, हमने लॉकडाउन कर दिया। जनता कर्फ्यू से हमने इसकी शुरुआत की थी। हमने हमारे पास कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं थी, हमारे पास कोई एक विजन नहीं था, हमने कोई एक दिशा निर्देश के तहत काम नहीं किया कि लॉकडाउन 21 दिन का करना है तो 21 दिन में हमें क्या क्या करना है। 21 दिन ऐसे ही निकल गए। दिल्ली में जब वहाँ जो अभी आनंद शुक्ला जी बात कर रहे थे, 8 लाख लोगों को निकाल दिया। अरे 8 लाख लोगों को आपने उनके हाल पे छोड़ दिया। जी। यहाँ से जो ट्रेनों में पैदल चल करके जो लोग मजदूर अपने गाँव में गए, उनकी क्या आपको पहले से इसकी पूर्व कल्पना नहीं थी सरकार को? और आप बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्रियों ने कुछ नहीं किया। अरे मुख्यमंत्रियों के पास पैसा कहाँ था कि अचानक जो सारी आ गई।
जीएसटी के भुगतान नहीं किया गया था केंद्र सरकार की तरफ जी। से। सरकारों के पास अपनी कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नहीं। आज हमारे यहाँ महाराष्ट्र सरकार में पिछले 3 महीने से रिजर्व बैंक से सरकार अपने कर्मचारियों को पगार देने के लिए लोन ले रही है। आप सोचिए कितनी बड़ी स्थिति है। ये किसी की कोई परिकल्पना नहीं की गई, इसका कोई किसी के पास विजन नहीं था। एक महामारी आई, बस उसको एक महामारी घोषित कर दिया, राजनीतिक रूप से हम उसमें नफा नुकसान की लड़ाई लड़ते रहे। तो जीतने हारने का सवाल तो था नहीं, ये तो हारना ही हारना था हिमांशु जी। ये तो हारना ही हारना था। कई सारे मुद्दे उठा दिए अभिमन्यु चितोले जी ने। धर्मलाल कौशिक जी हमारे साथ में हैं। धर्मलाल जी, समय था महामारी से लड़ने का, आप अपने विरोधियों से लड़ने में लग गए। कितना सहमत, कितना असहमत? असहमत तो आप होंगे ही, किन बिंदुओं पर सहमत है उसे जानने में दिलचस्पी है। नहीं, सहमत होने का तो कोई कारण नहीं है जी। जिस प्रकार से आपने बात रखा और आपने बात यह किया कि मुख्यमंत्री को कोई दायित्व तो नहीं है, सारा प्रधानमंत्री जी का है। प्रधानमंत्री जी को पैसा भेजना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को किट भेजना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को राशन भेजना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को सब भेजना चाहिए जी। मैं उस बात पे आ रहा हूं जी कि जिस बात की चर्चा हुई कि पहले यदि मजदूरों को भेज दिए गए होते जी, उसके बाद में लॉकडाउन करते जी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इतने देर में भेजने के बाद में तो राज्य सरकारी व्यवस्था नहीं कर पाई जी, जो व्यवस्था खड़ी करनी चाहिए थी। जी। आज मैं छत्तीसगढ़ के बारे में बात करना चाहूं। जी। मार्च में आपका लॉकडाउन लगा जी। हम जुलाई में हैं जी। 3 महीने में आपने 3 लैब की स्थापना की है। जी। केवल 3 लैब, मतलब 1 महीना में 1 लैब। जी। 3 महीना में 3 लैब आप बना पाए, चौथा लैब आप खड़ी नहीं कर पाए। एम्स को छोड़ दीजिए आप जी। और अब लगातार 1.5 महीना से इस बात को सुन रहे हैं कि 3 जिले में लैब की स्थापना होगी जी। लेकिन आज तक वो लैब की स्थापना नहीं हुई है। ले दे करके 2 नॉट लैब की स्थापना हुई है। मैं बिलासपुर का पता कर रहा था, 7 लोगों का उसमें हुआ है जी, जो परीक्षण जी। तो ये हमारी तैयारी है राज्य सरकार के कि 3 महीना में 3 लैब जी। आज भी जिस बात को राजा साहब बोल रहे हैं, इस बात को मैं शुरू से बोल रहा हूं जी कि हमको परीक्षण की संख्या बढ़ानी चाहिए जी। डरने की आवश्यकता नहीं है जी, छुपाने की आवश्यकता नहीं है जी। हम जितना छुपाएंगे उतने तकलीफ में आने वाले हैं जी। आज भी छत्तीसगढ़ में आपके पूरे जिला में आपके अस्पताल, कोविड अस्पताल की व्यवस्था नहीं है जी। आप 3 महीना में खड़ी नहीं कर पाए जी। लगभग प्रदेशों की यही स्थिति है जी। और दूसरी बात मैं कहूं कि केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से हमारे माननीय ने अभी जो बात रखी है कि केंद्र सरकार ने कुछ नहीं दिया जी। मैं छत्तीसगढ़ के बारे में बता सकता हूं, महाराष्ट्र का मैं नहीं जानता जी। महाराष्ट्र तो पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पीड़ित है जी। वहां की सरकार क्या कर रही है वो जाने जी। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि आज क्वारंटाइन सेंटर में लोगों को भोजन मिला है तो राज्य सरकार का 1 पैसे का योगदान नहीं है। राजा साहब बैठे हैं मेरे सामने में जी। टोटल 14वें वित्त आयोग की राशि केंद्र सरकार के द्वारा दी गई है, पंचायत के द्वारा भोजन की व्यवस्था की गई, पंखे की व्यवस्था की गई, आपके वहां पर कच्चे शौचालय की व्यवस्था की गई जी। यदि उनको भोजन मिल रहा है तो उसके लिए केंद्र सरकार ने दी जी। आपको कोविड के अंतर्गत में छत्तीसगढ़ में जो राशि दी गई है आपदा कोष में पूरे राज्यों को दी गई है किट यदि यहां दिए हैं तो पूरे राज्यों को दी गई है और मैं ये कह सकता हूं कि आज के संकट के समय में यदि केंद्र सरकार को जो रियायत देनी चाहिए, जो राहत देनी चाहिए, अपने तरफ से पूरा प्रयास हुआ है लेकिन उतना ही मुस्तैदी के साथ में यदि राज्य सरकार काम करती तो मुझे लगता है कि जितना विस्तार हुआ है उसमें कमी आती। इसलिए लड़ाई केवल मोदी जी का नहीं है, हमारा भी है, आपका भी है, एक एक व्यक्ति का है। इस लड़ाई को हम राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ना चाहते। छत्तीसगढ़ में तो हमने शुरू से कहा है कि सरकार को हम सहयोग देंगे जी और जो हम लोग के लिए काम होगा हम काम करेंगे, केवल आरोप लगाने का काम हम नहीं करेंगे जी। हम आरोप लगा करके इस लड़ाई में हम दूरियां बनाना नहीं चाहते बल्कि इस कोविड के संकट के समय में हम खड़े होकर के लड़ाई लड़ना चाहते हैं, एक साथ लड़ाई लड़ना चाहते हैं जिससे कोविड को परास्त कर सके। इसलिए केवल केंद्र सरकार के ऊपर दोषारोपण करना, उनके ऊपर थोपना कभी भी न्याय संगत नहीं है। यदि आप राज्यों में सरकारी चला रहे हैं, आपने मांग किया है, हमको अधिकार मिलनी चाहिए,
आपके अनुसार मोदी जी ने अधिकार आपको दिया है, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि मोदी जी के कारण हुआ है। अपने आप को भी उसमें जवाबदार मैं धर्म जी आपसे सवाल करूंगा, लेकिन अभिमन्यु शितोले कुछ हस्तक्षेप करना चाह रहे हैं। क्या कुछ वो आपसे कहना चाह रहे हैं? पहले वो सुनते हैं, फिर मैं अपने सवाल करूंगा आपसे। जी अभिमन्यु जी। मैं खाली धर्मपाल जी से ये कहना चाह रहा हूं कि मोदी जी जिम्मेदार हैं, ये कोई नहीं कह रहा जी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि केंद्र सरकार ने राज्यों को जो मदद पहुंचाई है वो कोई राज्यों पे या राज्यों की जनता पर एहसान नहीं किया है। ये केंद्र सरकार का दायित्व है और राज्य सरकारों ने केंद्र की मदद को उन लोगों तक पहुंचाने में अपनी मशीनरी खर्च की है। ये बात सही है, लेकिन हिमांशु जी इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ा ड्रामा मालूम आपको क्या है? ड्रामा ये है कि हर कोई ये कह रहा है कि हमको कोरोना से मिलकर लड़ना है, राजनीति नहीं करनी है, लेकिन कर सब राजनीति रहे हैं। बिल्कुल, कर सब राजनीति रहे, यही सबसे बड़ा सवाल है। मेरा आपसे जानने का विषय यह है धर्मलाल जी, जब आप पहले रहते थे कार्यक्रम में तो आप ये बोलते थे कि अगर आंकड़े पूरी दुनिया के मुकाबले देखिए और भारत के आंकड़े तो अगर है तो ये नरेंद्र मोदी के दृढ़ निश्चय और मौके पर लिए गए फैसले के कारण है। अब आंकड़ा यह है कि दुनिया का तीसरा सबसे संक्रमित देश हिंदुस्तान है, जहां पे संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। प्रतिदिन जो केसेस आने की गति है वो लगातार बढ़ रही है, मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये सवाल मेरा धर्मलाल कौशिक जी से। क्या उत्तर है धर्म जी का? देखिए, मेरे पास स्पष्ट इसका उत्तर है जी। इसके लिए ये सबकी जवाबदारी है। यदि महाराष्ट्र में आंकड़ा बढ़ रहा है तो क्या मोदी जी के केवल जवाबदार है? जी। छत्तीसगढ़ में यदि आंकड़ा बढ़ रही है तो क्या मोदी जी जवाबदार है? जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस बात को हमारे एक्सपर्ट ने बताया, जी, राजा साहब इस बात को भी बताए हैं, बहुत अच्छे से बताए हैं उन्होंने जी, कि अमेरिका ने जितना परीक्षण का जो दायरा बढ़ाया जी, और दायरा बढ़ाने के बाद में उसमें जो पकड़ में आई संक्रमितों की जो संख्या जी, और उसके बाद में जो आइसोलेट किया गया जी, मैं इसी बात को शुरू से छत्तीसगढ़ में बोल रहा हूं कि हमको इसको छुपाने के बजाय दायरा बढ़ानी चाहिए, किट की व्यवस्था होनी चाहिए, लैब की व्यवस्था होनी चाहिए, हमारे सैंपल सूखनी नहीं चाहिए, 5 दिन के बाद में रिपोर्ट आनी नहीं चाहिए। जिस प्रकार से क्वारंटाइन सेंटर में 25-25 और 50-40 लोग एक साथ मिल रहे हैं, वो 40 लोग एक साथ इफेक्ट नहीं हुए, बल्कि कोई एक पॉजिटिव रहा होगा। एक पॉजिटिव के कारण भी यह संख्या बढ़ी। ऐसी संख्या दूसरे प्रदेशों में बढ़ी है और इसके कारण पूरे देश में यह संख्या दिखाई दे रही है। यदि ये दायरा बढ़ाए होते और दायरा बढ़ाने के बाद में ये पकड़ में आती तो मैं आज भी कह सकता हूं कि इतनी संख्या नहीं बढ़ती। तो धर्म जी, मेरा एक सवाल, क्या आप मानते हैं कि कोरोना से लड़ाई में देश हार रहा है? उस बात में कोरोना की लड़ाई में देश नहीं हार रहा है, न हमें भयभीत होने की आवश्यकता है जी। मैं उस बात पर फिर जा रहा हूं कि लापरवाह होने की जरूरत नहीं है। कोरोना के संकट में सावधानियां बरतने की आवश्यकता है, सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करने की आवश्यकता है। यदि हम निश्चिंत होकर के जिस प्रकार से हम गतिविधियों में लगे हुए हैं तो निश्चित रूप से संकट बढ़ेगी, लेकिन हमारे गाइडलाइन जो चाहे सरकार की हो चाहे स्वास्थ्य विभाग की हो, यदि गाइडलाइन का पालन करेंगे तो कोरोना को मात देने में हम सफल होंगे। गाइडलाइन का पालन करेंगे तो हम कोरोना को मात देने में सफल होंगे, ये कहना है धर्मलाल जी का। लेकिन सीधे साहब, मेरा आपसे जानने का विषय है, कांग्रेस को या आपको आपत्ति ये रही कि लॉकडाउन गलत तरीके से लागू किया गया, लोगों को मौका नहीं दिया गया। मेरा सवाल आपसे इससे उलट है, क्या लॉकडाउन सही समय पर खोला गया? जब 100-200 केस मिल रहे थे तो पूरे देश को लॉक कर दिया गया, और जब संख्या 2000-4000 रोज की मिलने की शुरू हुई तो अनलॉक कर दिया गया। क्या आप मानते हैं कि यह लड़ाई हारने का बड़ा कारण है, जिससे इंकार है अभी धर्मलाल जी का कि कोरोना से देश हारा नहीं है, पर आंकड़े बता रहे हैं कि हम बड़ी संख्या में संक्रमित होने की दिशा में रोज आगे बढ़ रहे हैं? हिमांशु जी, मानव कोरोना से हार नहीं सकता जी, हम जीतेंगे ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। समय की बात है, किन परिस्थितियों से हम गुजरेंगे, किन चुनौतियों से गुजरेंगे, कितने लोगों की मृत्यु होगी, केवल ये देखना है और कम से कम मृत्यु हो, इसके लिए हम लोग सब प्रयत्नशील हैं। निसंदेह लॉकडाउन हल नहीं हो सकता। लॉकडाउन लागू करने के पीछे प्रमुख कारण जो मैं समझ सका वो एक ही था कि हमारे देश में तैयारी नहीं थी और संक्रमण को रोकने के लिए तैयारी के अभाव में एक कारगर रास्ता ये था कि लॉकडाउन लगा दीजिए कि लोग घर से ही नहीं निकलेंगे तो संक्रमण
फैला कम पाएंगे। अगर संक्रमण फैलता और आपके पास तैयारी होती तो संक्रमण को जांच करके रोकने की स्थिति में आप रह सकते थे। क्योंकि आपके पास तैयारी ही नहीं थी तो लॉकडाउन के अलावा नियंत्रित करने के लिए आपके पास कोई विकल्प नहीं था। ये तो होता, ये आंकड़े आते, आप लॉकडाउन लाते नहीं लाते, संक्रमण आज लॉकडाउन के बाद भी आपको दिख रहा है बढ़ता हुआ। हर महीने लोगों का कहना है, विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले महीनों में बढ़ते हुए आंकड़े दिखेंगे। पहले भी हम लोगों ने चर्चा की और ये बात आई थी मई जून में स्पाइक आएगा, जब बहुत कम आंकड़े थे। उस समय भी मुझे याद है आपने पूछा था, मैंने कहा था कि स्पाइक आएगा, मई जून में उम्मीद लगाई जा रही है, वो स्पाइक आया। नवंबर दिसंबर में स्पाइक की बात है, वो स्पाइक का पूर्वानुमान है कि स्पाइक आएगा। लेकिन क्या हम उसके बावजूद भी कोरोना से हारेंगे? हम बिल्कुल नहीं हारेंगे। हम कोरोना के आगे जाएंगे, लेकिन इस बीच में हमको नुकसान होगा। और मैं एक आंकड़ा जल्दी से आपको बता देता हूं कि छत्तीसगढ़ में क्या हुआ है। जो पॉजिटिव केसेस छत्तीसगढ़ में 30 जून की स्थिति में पाए गए हैं, इसमें 61% माइग्रेंट और 11% इंटरस्टेट ट्रैवलर, ये हो गए 72%। कोरोना के जो पॉजिटिव केस हैं ये कहां से आए हैं? 72% यहां से आए हैं। इसके ऊपर 15% कहां से आए हैं? इनके संपर्क में आने वाले लोगों से आए हैं। ये कितने हो गए? ये हो गए 87%। बाकी कितना बचा? 13%। ये 13% में कौन है? 6% हैं हमारे हेल्थ वर्कर, जो उनके बीच में से ही हैं, यानी एक तरह से उनके संपर्क में आए। ये हो गए 6%, हम पहुंच गए 93% पे। हाँ, और 93 के ऊपर इंटरनेशनल ट्रैवलर हैं 3%, ये हम पहुंच गए 96% पे। और कम्युनिटी स्प्रेड जो अदर्स की, ये सब के अलावा जो हमको पता नहीं चल पाया, वो आज 4% पे है। तो हमारी जो चिंता है आज भी छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में, बाकी जगह अलग आंकड़े आएंगे, अदर्स में केवल 30 जून की स्थिति में 4% है। इसको हमको कंट्रोल करना है, ये हमारी चुनौती है। संख्या आपको टेस्टिंग के माध्यम से पॉजिटिव की ज्यादा दिखेगी। हमको जांच में इस बात को और सामने लाते रहना पड़ेगा कि कम्युनिटी स्प्रेड जो आज छत्तीसगढ़ में 30 जून की स्थिति में 4% ही है, तो अगर 4% ही है तो उस पर संतोष हम नहीं कर सकते। ये और ज्यादा ना हो, इसके लिए हर संभव प्रयास करना है। और उसके लिए मास्क के ऊपर पेनल्टी इत्यादि जैसी बात अगर घोषणा नहीं होगी, हो गई तो होने वाली है। सामान्य नागरिक से 100 रुपए, दुकान में दुकानदार ने अगर लापरवाही की और वो बिना मास्क के लोगों को आने दे रहे हैं तो बिना मास्क वाले पे भी 100 रुपए, दुकानदार पे भी 200 रुपए, अन्य जगहों पे 100 रुपए, 500 रुपए तक की ऐसी पेनल्टी के लिए भी हम लोग प्रावधान, और राज्यों में तो बड़ी बड़ी राशियां हैं, पर हम लोगों ने सोच के ये कहा कि इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। कोरोना का दबाव अलग और ये पैसों के पेनल्टी का दबाव अलग, फिर भी पेनल्टी हो, एक आदत हम बना सकें। तो ऐसी व्यवस्थाओं के माध्यम से, और पता नहीं धर्मलाल जी ने कैसे कहा कि तैयारी नहीं है या हमने वो नहीं किया। धर्मलाल जी भी जान रहे होंगे कि 6,80,261 माइग्रेंट मजदूर छत्तीसगढ़ आ चुके, और इसमें से 5,69,347 घर भी जा चुके। आज क्वारंटीन सेंटर्स में 82,752 मजदूर हैं और 37,987 मजदूरों की अनुमानित संख्या और आने की है, यानी 7,18,248 कुल मजदूरों का हम उम्मीद कर रहे हैं। जहां पर हमने सोचा था कि 1.25 लाख आएंगे या 2 लाख आएंगे, 2.5 लाख आएंगे। तो तैयारी में छत्तीसगढ़ ने अपने सीमित संसाधनों से जितना हो सकता था, कमियां रही हो मैं उससे कभी इनकार नहीं करूंगा, लेकिन कमियों की तुलना में कहीं ज्यादा प्रयास करके आज ये स्थिति है कि संक्रमण की स्थिति में और मृत्यु दर में छत्तीसगढ़ राष्ट्र में शायद सबसे पीछे में होगा। इससे 1-2 राज्य और हैं जहां पर ये प्रतिशत आंकड़े आपको कम दिखेंगे, लेकिन फिर भी प्रयास है। केवल मैं सिंघवी साहब इसे केवल एक राज्य पर केंद्रित नहीं करना चाहता, मूल मुद्दा है देश के संदर्भ में। मेरा आपसे जानने का विषय यह है कि धर्मलाल जी का कहना है कि राज्यों ने अपने स्तर पर ठीक इंतजाम नहीं किए, इसलिए मामला बिगड़ा। आपकी पार्टी के सम्मानित नेता हैं पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, उन्होंने आज ट्वीट किया है और उन्होंने ये कहा है कि नोटबंदी, जीएसटी की तरह कोरोना की लड़ाई में भी नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार फेल हो गई।
आपने अभी अभी कहा है कि इंसान कोरोना से नहीं हार सकता। केंद्र सरकार के संदर्भ में भी आप यही राय रखते हैं कि कोरोना से लड़ाई में केंद्र सरकार हारी नहीं है, या आपका नजरिया अपने नेता के साथ मिलता जुलता है? क्या है आपका कहना? अगर ये दोनों नेताओं की ही बातों की बात हमको रखनी है तो वो फिर थोड़ा सा पार्टी लाइन में चली जाती है, लेकिन क्योंकि आपने डायरेक्ट सवाल व्यक्ति के संदर्भ में कर दिया, मोदी जी और राहुल जी, तो आप देखें कि क्या बात आ रही थी। क्या ये संभव था कभी कि दिया जला के और थाली बजा के कोरोना को हम भगा सकते थे? क्या ऐसी मनस्थिति देश में उत्पन्न करना आज के साइंटिफिक युग में एक सही लीडरशिप का कदम होना चाहिए था? दूसरी तरफ राहुल जी, मैं प्रयास कर रहा हूं कि कांग्रेस भाजपा का ना होते हुए बात करने की कोशिश करूं। राहुल जी शुरू से क्या कह रहे थे? टेस्ट करो, लॉकडाउन हल नहीं है, टेस्ट करो। अंततः आपने लॉकडाउन हटाया और लॉकडाउन के बाद संख्या बढ़ी। और राहुल जी क्या कह रहे थे? आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करो ताकि पता चल सके कि लोग संक्रमित हैं। लॉकडाउन से आप उस स्थिति को पार नहीं कर पाओगे। तो राहुल जी भी विशेषज्ञों की बात को ग्रहण करके एक निर्णय पे पहुंच रहे थे। कौन सा निर्णय सही दिख रहा है? अगर दोनों की ही तुलना करनी है, सही गलत भी अपने आप छोड़ दीजिए, तो कौन सा निर्णय आज सही दिख रहा है? टेस्टिंग, जिसको धर्मलाल जी खुद ही कह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग होनी चाहिए। WHO जिसके संदर्भ में हमारे विशेषज्ञ ने कहा, ऐसा भी मुझे लगता है कि नहीं कहना चाहिए। मैं एक अलग पार्टी का हूं, केंद्र में दूसरी पार्टी है, ICMR उस पार्टी के नियंत्रण में काम करती है। मैं खारिज कर दूं ICMR को क्योंकि वहां से भी कुछ गलती हुई होगी। ऐसे संस्थाओं को खारिज करना मैं नहीं समझता कि वैश्विक परिवेश में हो, राष्ट्र के परिवेश में हो, देश के परिवेश में हो, एक स्वस्थ विचार होगा, क्योंकि इससे अनिश्चितता फैलती है। WHO कुछ जानते ही नहीं, हम लोग ऐसा कह देंगे ICMR ये तो बेकार संस्था है, इसको बंद कर दो, तो देश की व्यवस्था का क्या होगा? ऐसा भी हमको कहने से मुझे लगता है कि बचना चाहिए। और ये जो बात आपने कही, क्या ये सही नहीं है कि GST में दिक्कतें आई? क्या ये सही नहीं है कि नोटबंदी कामयाब नहीं हुई? क्या ये सही नहीं है कि कोरोना में विफल है? लॉकडाउन के समय में कम था, लॉकडाउन के समय बाद में ज्यादा हुआ। तो ये एक अलग दो दृष्टिकोण है। हमको क्या करना चाहिए? वही करना चाहिए, टेस्टिंग 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 टेस्टिंग। इस पे वापस आते हैं सिंहदेव साहब। राहुल गांधी जी के दावे के प्रति सहमति है उनकी, हालांकि उनकी अपनी मर्यादाएं चीजों को संतुलित रख लेती हैं। लेकिन मैं एक बार आखिरी बातचीत के लिए आनंद शुक्ल साहब के पास में आ रहा हूं। आनंद शुक्ल साहब, आपसे जानने में मेरी दिलचस्पी यही है कि कोरोना से लड़ाई के मामले में देश वस्तुतः कहां खड़ा है? हार जीत पर ना पहुंचे, पर हारने की ओर जा रहे हैं या जीतने की ओर जा रहे हैं? अभी जो दिशा है उसमें देश को हौसला कैसे रहे? मैं आपको एक बात बता दूं, हम लोग बिल्कुल जीत गए हैं और इतने बड़े जनसंख्या को हम लोगों ने संभाला है बहुत अच्छी तरीके से। सबका योगदान इसमें सराहनीय रहा है, कहीं कोई गलती नहीं रही, क्योंकि फर्स्ट टाइम एपिडेमिक्स वैसे हुआ है। ऐसे ही इंग्लैंड में टाइफाइड फीवर हुआ था तो उस समय महामारी के रूप में चारों तरफ फैला था। इसके पहले पोलियो था, इसके पहले HIV आया था। तरह तरह के सब वायरस आते रहते हैं, होते रहते हैं। हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल किया है। थाली बजाना और ये सब चीजें सफाई में आता है, सोशल डिस्टेंशन में आता है, वाइब्रेशन क्लियरेंस में आता है। तो हम लोग जीत चुके हैं और इसमें प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। बाकी टेस्टिंग चूंकि कॉस्ट इतनी ज्यादा थी, 4,500 रुपया कोई नहीं दे सकता है। अब जाके धीरे धीरे पैसा कम हुआ है तथा हाई पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा थी। बॉम्बे में धड़ाधड़ लोग मर गए, यहाँ पे धीरे धीरे थोड़ा इन्फेक्शन फैला, लेकिन मर नहीं रहे लोग। और बीमारियों से मरते हैं क्योंकि मेटाबॉलिक इससे जो है इन्हांसर काफी जो हो जाता है, इन्हांस हो जाता है और खाने पीने की चीजें नहीं मिल पाती, इसलिए सेकेंडरी कॉज है मरना। जैसे कार्डियो रिस्पिरेटरी अरेस्ट हो गया या डर के मारे मर गया आदमी। तो इसलिए बिल्कुल कोई हम लोग हारे नहीं है और बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किए हैं। रही बात, ये पहली बार हुआ है, दोबारा भी कोरोना आ सकता है। कब आएगा इसके लिए हम लोगों को तैयारी करनी है। पहले टीबी के लिए सैनिटोरियम तैयार किया गया था, अब कोरोना के लिए हम लोग सैनिटोरियम तैयार करेंगे। और बड़े महत्वपूर्ण बात आनंद शुक्ल साहब कह रहे हैं कि कोरोना के संदर्भ में अभी तो हालात हमारे नियंत्रण में है, लेकिन ये कोरोना की वापसी जिसके संदर्भ में सिंहदेव साहब ने भी इशारा किया
कि ये पुनः इसकी दोबारा वेव आने की संभावना है। नवंबर दिसंबर के संदर्भ में अनुमान लगाया जा रहा है, तो अभी पीक आया नहीं है, पीक एक बार फिर आने की उम्मीद भी कर सकते हैं। बहरहाल मैं आखिरी टिप्पणी एक बार धर्मलाल कौशिक जी से दोबारा लेना चाहता हूं, हालांकि अभिमन्यु शितोले भी हमारे साथ में है। धर्म जी, जानने का विषय है कि हम सारी चीजों के संदर्भ में केंद्र की, राज्य की बात कर रहे हैं, पर कुछ दवाइयां जो इसके इलाज के संदर्भ में उपयोग में लाई जानी थी, उनकी ब्लैक मार्केटिंग के संदर्भ में भी खबरों से आप अनजान नहीं है। रेमडेसिविर दवा 15-15, 20-20 हजार, 25-25 हजार रुपए में बिक रही है। इस विफलता के लिए या ऐसी परिस्थिति के लिए मौजूदा दौर में क्या कहते हैं धर्मलाल कौशिक बतौर जन नेता? ये टिप्पणी आपकी मुझे बड़ी जरूरी जान पड़ी। मुझे लगता है कि इसके लिए दबाव बनाने की जरूरत है, उसमें सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है, और केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर के इसमें कार्रवाई करे। लोगों को जहां तक पहुंचनी है दवाइयां वहां तक पहुंचनी चाहिए जी। और ब्लैक मार्केटिंग करने वाले ऐसे लोग के साथ कार्रवाई करेंगे तो निश्चित रूप से ब्लैक मार्केटिंग खत्म होगी और लोगों तक सहजता के साथ दवाइयां पहुंचेगी जो उनके लिए जीवन से कारगर साबित। तो ये एक महत्वपूर्ण टिप्पणी मुझे साथ में चाहिए। मुझे लगता है कि टीएस सिंहदेव साहब भी इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि जिन लोगों को दवाइयां चाहिए इस महामारी के दौर में, अगर दवाइयां भी ब्लैक मार्केटिंग के माध्यम से खरीदने के लिए लोग मजबूर हों, तो कम से कम इस मुद्दे पर तो सरकार को मानना चाहिए कि हम हार रहे हैं। सिंहदेव साहब, क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से इसमें और सजग होकर कार्रवाई करने की आवश्यकता है, और जितनी कड़ाई ऐसे गलत फायदा कमाने की मानसिकता लेके काम कर रहे हैं लोग, उनके ऊपर जितनी कड़ाई हो वो कम होगी। तो ये महत्वपूर्ण बात जो हमारे निष्कर्षों में है, महत्वपूर्ण सबसे बड़ा निष्कर्ष ये है कि कोरोना के संदर्भ में जंग अभी जारी है। हार जीत का सवाल नहीं है, लेकिन इस बात पर विचार करने की जरूरत जरूर है राज्य को और केंद्र को कि वो कौन से तरीके हैं जिसके माध्यम से इस पर नियंत्रण लगाया जा सके। टेस्टिंग के संदर्भ में सभी लोग एक राय हैं, विषय विशेषज्ञ भी और दोनों राजनेता भी, इनकी संख्या को बढ़ाए जाने की जरूरत है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात जो है वो ये कि इलाज के संदर्भ में कम से कम कालाबाजारी से मुक्ति मरीजों को मिल सके जो वैसे ही महामारी के कारण परेशान है, तो बेहतर ही इस देश के संदर्भ में कुछ और बेहतर होने की उम्मीद हम कर पाएंगे। बहरहाल आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद इस अहम मसले पर चर्चा के लिए। समय अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर ये कहता है कि दर्द हो दिल में तो दवा कीजिए, कि दर्द हो दिल में तो दवा कीजिए, और जो दिल ही ना हो तो क्या कीजिए। मंजर लखनवी ने जो ये कहा था, वो मौजूदा दौर में इस महामारी के बीच में भी राजनीतिक रोटियां सेकने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं या जो ब्लैक मार्केटिंग के माध्यम से पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर सटीक बैठता है ये शेर, और उनको जिस तरीके से भी हो खारिज करने की कोशिश हमें और आपको करनी चाहिए। बहरहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। वो ये दीजिए याद,